गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो। आज हम हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला एक टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ऑक्सीमोरन, सेनेक्डकी जैसे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं और आयरनी, सटायर जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक राइम भी लेंगे जो कि रीट के सिलेबस में लैंग्वेज 2 जब आप अंग्रेजी रखते हो तो वहाँ पर पूछा जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 को हमने पहले एक वीडियो में कर लिया है। आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम जिन फिगर्स ऑफ स्पीच को करेंगे वो हैं ऑक्सीमोरन, सेनेक्डकी, आयरनी, सटायर एंड राइम। इंग्लिश के इन लिटरेचर, ग्रामर, मेथड्स के टॉपिकों को हम लगातार इस चैनल से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक बार इसे सब्सक्राइब करेंगे, बार बार आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो था फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1, उसमें हमने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन, असोनेंस, ये हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इन फिगर्स ऑफ स्पीच को कर लिया है। आज हमारा ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखिए आप आयरनी, सटायर, सेनेक्डकी, ऑक्सीमोरन एंड राइम। देखिए, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच बचे हैं, इन फिगर्स ऑफ स्पीच को हम करेंगे। तो हमारा ये दूसरा जो वीडियो है, उस वीडियो में हम जिस क्रम में चलेंगे वो है ऑक्सीमोरन, सेनेक्डकी, आयरनी, सटायर और राइम। इस प्रकार से हमारे फिगर्स स्पीच के ये जो दूसरे पार्ट के ये फिगर्स ऑफ स्पीच हम लेने जा रहे हैं, उसमें पहला आपके सामने यहाँ पर जो पहला फिगर्स ऑफ स्पीच दिख रहा है वो है ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन किस तरह का फिगर्स ऑफ स्पीच है मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का सेकेंड पेपर सब्जेक्ट का होता है, फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में ये जो टॉपिक है एज फिगर्स ऑफ स्पीच वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का जो आरपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें ये ऑक्सीमोरन टॉपिक मिलेगा आपको। ऑक्सीमोरन किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है ये आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर होता क्या है। देखें आप, टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब दो ऐसे विरोधाभासी लगने वाले, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी है, ऐसे दो अपोजिट वर्ड्स, यहां पर और लिखा है, और मीन्स या, कुछ ऐसे एक दूसरे से अपोजिट शब्द यहां पर कंबाइन किए जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं। ऑक्सीमोरन के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट वर्ड्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू क्रिएट अ यूनिक एक्सप्रेशन। मतलब आपकी पोएट्री में यदि आप कोई विशेष प्रभाव, विशेष एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति छोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार वहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की जाती है। दिस फ्रेजेस ऑफन रिवील अ डीपर मीनिंग। और ये जो दो फ्रेज या दो शब्द जो कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ रखे जा रहे हैं, वे रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं एक डीपर मीनिंग को, एक गहरे अर्थ को, और एम्फेसाइज, और वे बल देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, आयरनी और ह्यूमर। मतलब ये किस चीज पर एम्फेसाइज करते हैं? तो एक तो बात की जटिलता, वहां पर व्यंग और वहां पर हास्य, ये तीन चीजें उत्पन्न करने का कार्य
ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं वो करते हैं। इसकी दूसरे शब्दों में डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एग्जाम में आपको इन फिगर्स ऑफ स्पीच में दो तरह के प्रश्न मिलते हैं। एक तो आपको उस फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पूछ सकता है, साथ ही आपको उसका एग्जाम्पल दे करके और फिर आपको पूछा जा सकता है कि इस एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। ऑक्सीमोरॉन क्या है? तो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहां पर फिर से देखें आप वही बात कि टू अपोजिंग आइडियाज, यहां पर भी वही बात थी कि दो अपोजिट वर्ड्स या टू अपोजिट आइडियाज, दो एक दूसरे के विरोधी विचार यहां पर क्या किए जाते हैं? जक्स्टापोज्ड। जक्स्टापोज्ड का मतलब यहां पर सीधा होगा मिलाए जाते हैं, है ना। दो ऐसे अपोजिंग आइडियाज को मिलाए जाते हैं, या फिर अपन कहें तो उनमें तुलना की जा सकती है टू क्रिएट अ पैराडॉक्सिकल, क्या उत्पन्न करने के लिए, क्या बनाने के लिए? तो विरोधाभासी थॉट प्रोवोकिंग इफेक्ट। यहां पर पैराडॉक्सिकल का मतलब वही है कि वहां पर विरोधाभासी, है ना, बात उत्पन्न करने के लिए और विचार उत्पन्न करने का प्रभाव वहां पर दिखाने के लिए वहां पर दो अपोजिंग आइडियाज को वहां पर जक्स्टापोज्ड किया जाता है, वहां पर उसको मिलाया जाता है या दोनों को साथ में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन जो आपका फिगर स्पीच है उसके शब्द को यदि हम देखते हैं, देखें वर्ड यहां पर लिखा ऑक्सी प्लस मोरॉन। इसका हम यदि इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो एक ऐसा फ्रेज, ये ऑक्सीमोरॉन दो शब्दों से मिला हुआ एक फ्रेज है जिसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, है ना। मतलब यहां पर यह होगा कि एक ऐसा फ्रेज होता है ऑक्सीमोरॉन जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द एक साथ होंगे। अब ऑक्सीमोरॉन वर्ड कैसे बना है वो भी एक बार देख ले आप। ऑक्सीमोरॉन शब्द जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स हियर। ऑक्सीमोरॉन शब्द में दो यूनानी शब्द हैं, ठीक है। पहला ऑक्सीज, देन द सेकेंड वर्ड इज मोरोज। तो ऑक्सीज मीन्स व्हाट? ऑक्सी का मतलब होता है शार्प, चालाक, चतुर, होशियार, और मोरोज का मतलब होता है स्टूपिड। मोरॉन वर्ड भी होता है एक, मोरोज मीन्स यहां पर स्टूपिड होता है। तो ऑक्सी मीन्स हुआ शार्प, मोरोज मीन्स हुआ स्टूपिड। अब देखिए जहां पर लिटरली ऑक्सीमोरॉन का अर्थ निकल रहा है शार्पली स्टूपिड, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि दो ऐसे अपोजिट शब्द एक साथ यूज हो रहे हैं? शार्पली भी कहा जा रहा है और स्टूपिड भी कहा जा रहा है। ऐसा होता ही नहीं है कि स्टूपिड शार्प होता है। लेकिन फिर भी ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर इस प्रकार के दो विरोधाभासी शब्दों को एक साथ लिखा जाता है। शार्पली स्टूपिड कहने का मतलब ही ये हुआ कि शार्प का मतलब तो होता है बड़ा ही चालाक, चतुर, और स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है। तो कोई व्यक्ति शार्प स्टूपिड कैसे हो सकता है या शार्पली स्टूपिड कैसे हो सकता है? लेकिन इस अलंकार का प्रयोग, इसको हम कह सकते हैं विरोधा अलंकार, है ना। इस अलंकार को यदि हम हिंदी में कहें तो विरोधा अलंकार कहा जा सकता है ऑक्सीमोरॉन। विरोधा अलंकार क्यों? क्योंकि दो विरोधाभासी जो शब्द हैं उनको एक साथ यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक कि ऑक्सीमोरॉन क्या है। ऑक्सीमोरॉन वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग भी आप याद रखेंगे तो आपको इसका अर्थ याद हो जाएगा। ऑक्सी शार्पली होता है और मोरॉन इज स्टूपिड। तो शार्प स्टूपिड या शार्पली स्टूपिड इसका अर्थ होता है। ये ग्रीक के दो शब्द थे जिनसे कि ये शब्द उत्पन्न हुआ है। अब हम इस बात को कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए आप, फटाफट मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाह रहा हूं क्योंकि उन उदाहरणों से आप ऑक्सीमोरॉन को
अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, एक्ट नेचुरली, अलोन टुगेदर, बिटर स्वीट, क्लियरली कंफ्यूज्ड, डार्क लाइट, डेफनिंग साइलेंस, ओपन सीक्रेट। अब देखिए जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं, है ना, ये सभी जो फ्रेज हैं, इन सभी फ्रेजेस में दो ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। आप देखिए, आप, है ना, यहां पर लिखा एक्ट नेचुरली, है ना। एक्ट शब्द क्या है? एक्ट का मतलब तो होता है नाटक करना या कोई भूमिका अदा करना, ठीक है। और नेचुरली का मतलब स्वाभाविक होना होता है। अब कोई एक्ट करता है ना, कोई नाटक करता है, तो वो स्वाभाविक कैसे हो सकता है ना, क्योंकि नाटक जो होता है वो बनावटी होता है। तो यहां पर एक्ट नेचुरली कह करके ऑक्सीमोरन इस फ्रेज में यूज हुआ है ना, कि एक्ट नेचुरली, है ना, नाटक को यहां पर स्वाभाविकता से करने की बात की, जबकि नाटक तो नाटक होता है ना। नाटक के अंदर नेचुरलनेस कैसे हो सकती है? वहां पर बनावटीपन होता है। इसी प्रकार अलोन टुगेदर देखिए आप, अलोन का अर्थ अकेला होता है और टुगेदर का मतलब साथ में होता है। तो अकेला साथ में शब्द एक दूसरे के अपोजिट हुए, है ना। अकेला भी है और साथ में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है अलोन टुगेदर होना। इसी तरह से देखो बीटर स्वीट, कड़वा और मीठा। स्वीट बीटर कैसे हो सकता है? मीठा लेकिन कड़वा मीठा कैसे हो सकता है ना। बीटर और स्वीट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। क्लियरली कंफ्यूज्ड, स्पष्टतः, क्लियरली स्पष्टतः, लेकिन कंफ्यूज्ड। अब क्लियर भी है और कंफ्यूज्ड भी है, कोई व्यक्ति ऐसे संभव नहीं है ना, कि वो क्लियरली भी है और कंफ्यूज्ड भी है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। डार्क लाइट, डार्क का मतलब अंधेरे से युक्त होती है ना, और लाइट प्रकाश होता है। प्रकाश अंधेरे से युक्त थोड़ी होता है, प्रकाश तो उजाले से युक्त होता है। तो यहां पर अंधेरे से युक्त प्रकाश कहा गया, डार्क लाइट। डार्क, है ना, डार्क का मतलब थोड़ी काली, और प्रकाश, है ना, प्रकाश को काला कहा गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा एक इफेक्ट पैदा करने के लिए यहां पर डार्क लाइट लिखा गया। डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग का मतलब होता बहरा करने वाली। किसको कहा है बहरा करने वाली? साइलेंस को कहा है, शांति को। अब शांति तो शांति होती है, वो डेफनिंग कैसे हो सकती है? बहरा करने वाली शांति कैसे हो सकती है? ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओपन सीक्रेट। ओपन का मतलब होता है बिल्कुल खुला हुआ, और सीक्रेट का मतलब तो रहस्य होता है। अब रहस्य खुला हुआ कैसे हो सकता है? रहस्य तो बंद होता है, रहस्य तो बिल्कुल क्लोज होता है, वो ओपन कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर ओपन सीक्रेट कह करके इसको समझाना चाहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इन सभी सातों ही फ्रेजेस में ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। एक और लिस्ट देख लेते हैं हम ऑक्सीमोरन के उदाहरणों की। देखिए आप, ओरिजिनल कॉपी, देखो अब ओरिजिनल भी लिखा है और कॉपी भी लिखा है। ओरिजिनल तो मूल होता है और कॉपी उसका जेरोक्स होता है ना। मूल और नकली एक साथ कैसे हो सकते हैं? ओरिजिनल कॉपी। पेनफुली ब्यूटीफुल, पेनफुली ब्यूटीफुल। एक और तो हम कह रहे हैं कि पेनफुल है, दर्दनाक है, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। अब पेनफुली ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? लेकिन दोनों ही वर्ड एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी। पैसिव अग्रेसिव, अब यहां पर एक और निष्क्रिय लिखा है और एक और अग्रेसिव लिखा है। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला, है ना, क्रोध वाला, या फिर बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाने वाले को हम, तो जहां अग्रेसिव होता है वो पैसिव कैसे हो सकता है? एग्रेसिव तो एक्टिव होता है, एक्टिव अग्रेसिव होता है। स्मॉल क्राउड, अब क्राउड को स्मॉल कैसे कह सकते हो? क्राउड तो बहुत
बड़ी होती है, बिग क्राउड होती है, लेकिन यहाँ पर क्राउड को स्मॉल कहा गया। मतलब एक वर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है, दूसरा उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। स्वीट सोरो, अब सोरो को स्वीट कहा गया, जैसे बीटर स्वीट लिखा था वैसे यहाँ पर स्वीट सोरो लिखा है ना। मीठा दुख, मीठा दुख कैसे हो सकता है? स्वीट और सोरो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट। ट्रू मिथ, अब मिथ और ट्रू, ट्रू तो यथार्थ होता है, सत्य होता है, और मिथ जो होता है वो मिथ्या वाला होता है, झूठ वाला होता है। तो ट्रू और मिथ एक दूसरे के विपरीत शब्द है। वॉकिंग डेड, वॉकिंग का मतलब चलता हुआ, जिसको हम सजीव कहते हैं, और डेड का मतलब मृत होगा। मृत वॉकिंग कैसे कर सकता है ना? मृत व्यक्ति तो मरा हुआ होता है, वो वॉकिंग या सजीव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार रैंडम ऑर्डर एक वर्ड लिखा है, रैंडम ऑर्डर क्या होगा? तो रैंडम का मतलब देखो यहां पर लिखा रैंडम ऑर्डर। रैंडम का मतलब होता है व्युत्क्रम में होना, है ना, मतलब अक्रमिक होना, और ऑर्डर का मतलब क्रम से होना होता है। तो ऑर्डर से होगा ना, रैंडम कैसे हो सकता है? तो व्युत्क्रम और क्रम से दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। तो इस प्रकार ऑक्सीमोरन आप समझ गए होंगे आई थिंक इन एग्जांपल से, कि दो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जिनको कि एक साथ लिखने की कोशिश की जाती है, और उससे एक प्रकार का डीपर मीनिंग, कॉम्प्लेक्सिटी और आयरनी ह्यूमर को एम्फेसाइज करने के लिए, थॉट प्रोवोकिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए ऐसे पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी दो अपोजिंग आइडियाज को जहां पर लिखा जाता है उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार कुछ उदाहरण और देख लेते हैं ऑक्सीमोरन के। कभी कभी इस तरह की पूरी लाइन देकर भी आपको पूछा जा सकता है, वो तो केवल फ्रेजेस थे जिनमें हमने ऑक्सीमोरन को देखा, लेकिन ऐसे कुछ पोएटिक लाइंस, प्रोज लाइंस को भी देकर के आपको पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखिए पहला एग्जांपल लिखा है इसमें, आई लाइक अ स्मगलर, आई लाइक अ स्मगलर, ही इज द ओनली ऑनेस्ट थिफ। देखो यहां पर ये जो अंडरलाइन आपको करके पूछ सकता है कि इन दिस अंडरलाइन फ्रेज विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो यहां पर लिखा है ऑनेस्ट थीफ। अब थीफ तो चोर है, उसको यहां पर ऑनेस्ट कहा गया, ईमानदार। अब चोर ईमानदार कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर उस चोर को ऑनेस्ट वर्ड से यहां पर एडजेक्टिव दे करके उसको कहा गया इमानदार चोर, ऑनेस्ट थीफ। तो ऑनेस्ट थीफ एक प्रकार के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ठीक है। थीफ को ऑनेस्ट कहा गया। इसी तरह से देखो इन दिस सेकंड सेंटेंस, एंड फेथ अनफेथफुल, फेथ अनफेथफुल, देखो यहां पर एक तो, और एक फाल्सली ट्रू, ये दोनों जगह पर ऑक्सीमोरन है। फेथ का मतलब, फेथ मीन्स विश्वास, और अनफेथफुल का मतलब जो विश्वास नहीं करता है। फेथ अनफेथफुल है ना, अविश्वासी विश्वास, अविश्वासी विश्वास कहा गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। फाल्सली ट्रू, फाल्सली असत्य वाला सत्य, असत्यता वाला सत्य, असत्य भी लिखा है और सत्य भी साथ में लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे एग्जांपल में देखिए, मॉडर्न डांसिंग इज सो ओल्ड फैशन्ड। अब यहां पर ओल्ड भी कहा गया और फैशन्ड भी कहा गया। फैशन ओल्ड थोड़ी होता है, फैशन हमेशा न्यू होता है, लेकिन यहां पर फैशन्ड को ओल्ड लिखा गया, पुराना फैशन, ठीक है। वी आर बिजी डूइंग नथिंग। अब यहां पर देखो एक और तो बिजी लिखा है, एक और डूइंग नथिंग लिखा है। बिजी का मतलब तो व्यस्त होता है। अब व्यस्त व्यक्ति तो कुछ करने वाला होता है, कुछ न करने वाला थोड़ी होता है। डूइंग नथिंग का मतलब कुछ न करना, है ना, कुछ न करना। अब व्यस्त व्यक्ति तो हमेशा कुछ न कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर बिजी डूइंग नथिंग लिखा गया। बिजी भी है लेकिन कुछ नहीं करना साथ में लिखा हुआ है, तो बिजी डूइंग नथिंग यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज इसमें भी हुआ है। तो इस तरह से देखिए आप, ऑनेस्ट थीफ, फेथ अनफेथफुल, फाल्सली ट्रू, ओल्ड फैशन, है ना, बिजी डूइंग नथिंग, इन सब में ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। तो नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं सिनेक्डकी दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। नाउ वी टेक सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच ऑफ फर्स्ट ग्रेड। देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का जो
इंग्लिश का पेपर होगा, उस इंग्लिश के पेपर में जो डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें एक तो आपका हो गया ऑक्सीमोरन और दूसरा सिनेक्डकी है। सिनेक्डकी क्या होता है, देखो आप, सिनेक्डकी भी एक प्रकार का अलंकार है जो इंग्लिश काव्य अलंकार में यूज होता है, जिसको उपलक्ष्य अलंकार कहते हैं। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। देखें आप, उपलक्ष्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि यहां पर दो फ्रेज देखना, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, मतलब पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, पहली बात, ठीक है। अंश शब्द का प्रयोग पूर्णता को बताने के लिए, पूर्णता वाले अर्थ को बताने के लिए यहां पर एक छोटा सा शब्द प्रयोग में लिया जा रहा है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका बिल्कुल विपरीत, कि दूसरी स्थितियों में यहां पर होल, वाइस वर्सा मीन्स इसी का बिल्कुल उल्टी बात, कि पार्ट को होल दिखाने के लिए और होल को पार्ट बताने के लिए। होल को पार्ट का मतलब वही पूर्णता वाला शब्द आंशिक अर्थ दिखाने के लिए यदि यूज हो तो उसको हम कहेंगे सिनेक्डकी, ठीक है। एक बार फिर देख लें आप, पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, और है ना, होल इज यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट। यहां पर वाइस वर्सा का मतलब यह है, वाइस वर्सा का मतलब यही है कि जैसे अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, इसी प्रकार द होल इज यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेटाफर, ये एक टाइप का मेटाफर है, एक प्रकार का रूपक, जिसके अंदर अलाउ होता है फॉर विविड इमेजरी। विविड इमेजरी का मतलब यहां पर है एक विविड इमेजरी का प्रयोग यहां पर हो रहा है, एक ज्वलंत कल्पना, है ना, एक ज्वलंत कल्पना करने के लिए इस प्रकार का मेटाफर यूज किया जा रहा है, शब्दों का मेटाफर, एंड मोर कंसाइज एक्सप्रेशन, और संक्षिप्त अभिव्यक्ति दिखाने के लिए इसका प्रयोग क्यों होता है, तो काव्य में एक कंसाइज एक्सप्रेशन, है ना, बताने के लिए और एक ज्वलंत कल्पना करने के लिए सिनेक्डकी जैसे मेटाफर का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक मेटाफर का ही एक फॉर्म है सिनेक्डकी, जिसमें उपलक्ष्य का मतलब ये है, देखिए आप, कि इसके उपलक्ष्य में ये शब्द, ठीक है, और इसके उपलक्ष्य में ये शब्द, मतलब होल बताने के उपलक्ष्य में अंश जैसे शब्द का प्रयोग, और अंश का अर्थ बताने के लिए पूर्ण शब्द का प्रयोग यहां पर किया जाता है। जैसे देखें आप, आगे हम एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं इस चीज को, कि ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब देखिए इस पोइटिक लाइन में या इस प्रोज लाइन में कैसे सिनेक्डकी का यूज हुआ है। तो यहां पर लिखा ऑल हैंड्स ऑन डेक, इट रेफर्स टू द होल क्रू ऑफ अ शिप। ऑल हैंड्स, यहां पर एक शब्द लिखा है ना, बट ओनली मेंशंस देयर हैंड। यहां पर देखिए, यहां पर ऑल हैंड्स वर्ड का यूज हुआ है, मतलब एक टाइप से यहां पर पार्ट वर्ड का यूज हुआ है टू रिप्रेजेंट होल। अब यहां पर पार्ट क्या है, ऑल हैंड्स इज पार्ट, ठीक है, बट इट्स होल मीनिंग इज होल क्रू ऑफ अ शिप। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब यहां पर यही है कि जो शिप होता है ना, शिप के डेक पर सारे हाथ का मतलब यहां पर है सारा क्रू, शिप का सारा क्रू जो है ना, उसके लिए यहां पर ऑल हैंड्स कहा गया है। इट मीन्स कि पार्ट वर्ड का यूज करके होल मीनिंग दिखाने की कोशिश की गई है, और होल मीनिंग ऑफ ऑल हैंड्स इज होल क्रू ऑफ अ शिप, ठीक है, बट हियर ओनली मेंशंस ऑल हैंड्स। तो यहां पर समझ गया आप कि पार्ट वर्ड हो गया आपका ऑल हैंड्स टू रिप्रेजेंट द होल मीनिंग। द होल मीनिंग इज होल क्रू ऑफ अ शिप। समझ रहे होंगे आई थिंक कि इसका क्या
अर्थ हो रहा है सिनेक्डकी कैसे है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें नाइस व्हील्स। अब यहां पर व्हील्स वर्ड बड़ा ही छोटा वर्ड है, पार्शियल वर्ड है ना, आंशिक शब्द है, अंश वर्ड है, अंश शब्द है, जिसको होल मीनिंग पूर्ण अर्थ कौन सा होगा इसमें देखें, इट रेफर्स टू अ कार। यहां पर देखिए आप, व्हील्स इज रेफर्ड टू अ कार बट ओनली मेंशंस द व्हील्स। व्हील्स का मतलब पहियों से है। अब पहिए, अच्छे पहिए कहने का मतलब यहां पर अच्छी कार से है। तो व्हील्स यहां पर पार्ट वर्ड है जिसका होल मीनिंग यहां पर कार हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आप, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। इन दिस लाइन हियर द वर्ड द पेन ओनली मेंशन्ड, द पेन है ना, माइटियर देन द स्वॉर्ड, यहां पर तलवार से ज्यादा शक्तिशाली पेन को कहा गया है, लेकिन पेन का वास्तविक जो होल मीनिंग है वो है राइटिंग से। राइटिंग का मतलब लेखन, लेखन जो शैली होती है या लेखन की जो शक्ति होती है वो युद्ध से, युद्ध है ना की शक्ति से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ऐसा इस लाइन में कहा गया है। तो पेन इज द पार्ट वर्ड एंड द होल मीनिंग ऑफ द पेन इज राइटिंग हियर। तो इस टाइप से यहां पर इन तीनों एग्जाम्पल में सिनेक्डकी का यूज हुआ है। एक बार फिर देख लें आप, कुछ एग्जाम्पल और हैं, 2 एग्जाम्पल। द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड, द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड। अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पर एक फ्रेज यूज किया गया है द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस अपने आप में यहां पर एक ऐसा शब्द है जो कि एक पार्ट अर्थ दे रहा है, ठीक है ना, और इसका होल मीनिंग निकलता है यूएस गवर्नमेंट। व्हाइट हाउस आप जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकारी उनका भवन है उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, जहां पर वहां की सरकार बैठती है और वहां पर उनके राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल काम करता है। तो यहां पर व्हाइट हाउस अनाउंस कहने का मतलब यूएस गवर्नमेंट अनाउंस्ड, लेकिन यहां पर मेंशन क्या किया गया, ओनली द व्हाइट हाउस, ठीक है। तो यहां पर भी सिनेक्डकी का यूज हुआ है। लाइक दैट इन दिस सेंटेंस वॉल स्ट्रीट इज वॉचिंग। अब वॉल स्ट्रीट एक्चुअल में यहां पर जो शब्द यूज हुआ है पार्शियल वर्ड टू रिप्रेजेंट द होल मीनिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट। अब यहां पर देखें, रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, द मीनिंग ऑफ द वॉल स्ट्रीट, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक ऐसी है ना जगह है जो कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक स्ट्रीट है जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, जहां से सारी वहां की फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है वो संचालित होती है। मतलब व्यावसायिक ठीक है, व्यावसायिक एक प्रकार का क्षेत्र है ये वॉल स्ट्रीट। तो सारी ही फाइनेंशियल इंडस्ट्री को यहां पर बताने के लिए वॉल स्ट्रीट का यूज किया गया है। तो इस प्रकार सिनेक्डकी जो होता है उसमें आप देख रहे हैं कि अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल मीनिंग। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, ऑल हैंड्स फॉर होल क्रू ऑफ अ शिप, व्हील्स फॉर कार, pen for writing, and the next White House is used for the meaning US government, and Wall Street is for the meaning of the financial industry. तो आपका सिनेक्डकी आप समझ गए होंगे आई थिंक। The next figures of speech here in this serial is irony. देखिए आयरनी क्या है और आयरनी सटायर, ये दोनों ही आपके सेकेंड ग्रेड इंग्लिश, ध्यान दें कि जो सेकेंड ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आप आयरनी एक फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में वहां पर लिखा हुआ है, जिसको हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले जो ऑक्सीमोरॉन एंड सिनेक्डकी थे ये फर्स्ट ग्रेड के सेकेंड पेपर इंग्लिश के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच थे, लेकिन ये आयरनी आपका जो है वो सेकेंड ग्रेड के इंग्लिश पेपर के अंदर आयरनी सटायर है। तो आयरनी क्या होता है देखिए आप, आयरनी को हम हिंदी में कहते हैं व्यंग, व्यंग, व्यंग करना। अब व्यंग करना क्या होता है देखिए आप, आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स। आयरनी क्या है, एक टाइप से
शब्दों का प्रयोग है टू कन्वे द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। अब ध्यान दें यहां पर कि जो लिटरल मीनिंग है, जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है ना जो होता है, उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ कन्वे करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो आयरनिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आयरनी का मतलब किसी को यदि आपको, है ना, किसी को यदि आपको कहना है कि तुम मूर्ख हो, है ना, तो आप उसके लिए कहोगे बड़े होशियार हो, तुम बड़े होशियार हो। बड़े होशियार हो कहने का मतलब वो समझ जाएगा सामने वाला कि वो इतना होशियार नहीं है, वो मूर्ख है। मतलब आप फुल किसी को कहना चाहते हो, है ना, लेकिन उसकी जगह यदि आप उसको इंटेलिजेंट कहते हो, समझ रहे हो आप, सिंपल सी बात है कि मूर्ख कहना चाहते हो लेकिन उसको आप अगर इंटेलिजेंट कह दो तो यहां पर आप उसको आयरनी कर रहे हो, उसके साथ व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहे हो। आयरनी में भी स्टेटमेंट और सिचुएशन, यहां पर ध्यान दें कि आयरनी केवल शब्दों में नहीं होती है, ये शब्द या कथन के साथ साथ सिचुएशन में भी हो सकती है। सिचुएशन का मतलब परिस्थितियां या स्थिति, परिस्थिति या स्थिति में भी आयरनी हो सकती है। स्टेटमेंट और सिचुएशन दोनों में आयरनी हो सकती है, जहां पर मीनिंग जो होगा वो कॉन्ट्राडिक्टेड होगा बाय द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। मतलब कि जो विचार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस विचार को वहां पर जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे विरोधी अर्थ वहां पर निकलेगा, अपोजिट अर्थ वहां पर निकलेगा। ये ध्यान रखना है हमको कि जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है उसका भी कॉन्ट्राडिक्टेड अर्थ निकलेगा, सिचुएशन भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो उसको हम कहेंगे स्टेटमेंट में आयरनी होना या सिचुएशन में आयरनी होना। ठीक है, समझेंगे हम आगे इसको। आयरनी 3 प्रकार की होती है। यहां पर आयरनी के 3 टाइप्स बता रखे हैं। आयरनी क्या क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने लिखा कि स्टेटमेंट की भी आयरनी हो सकती है और सिचुएशन की भी आयरनी हो सकती है ना। अब उसको यहां पर इसके टाइप्स में समझा रखा है, देखिए आप। पहला टाइप लिखा है वर्बल। वर्बल का मतलब वही हुआ शाब्दिक व्यंग, है ना। शाब्दिक व्यंग क्या होता है, शब्दों में व्यंग है। शब्दों में व्यंग होने का मतलब जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, जो आप शब्द बोल रहे हो, वहां पर आयरनी होना वर्बल आयरनी है। जैसे the intended meaning of a statement differs, opposite, differs का मतलब यहां पर बिल्कुल विपरीत अर्थ आपके उस स्टेटमेंट में यदि इंटेंड किया गया है ना, चाहा गया है, फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड अपीयर टू एक्सप्रेस, मतलब कि जो शब्द है ना कहा गया है उसका लिटरल मीनिंग अलग होता है और उसका आयरनिकल मीनिंग बिल्कुल विपरीत होता है। वही बात फिर से देख ले, जैसे किसी को आपको फूल घोषित करना है या फूल कहना है और आप उसको इंटेलिजेंट वर्ड से, है ना, वहां पर एक्सप्रेस करते हो, तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ वहां पर समझा जाता है फूल, तो उसको हम कहेंगे शब्दों में हुआ व्यंग। दूसरा, ऐसे ही हमने कहा स्टेटमेंट के अलावा सिचुएशन में भी होता है ना। तो सिचुएशन में जो आयरनी होती है उसको हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। जैसे सिचुएशनल का मतलब परिस्थिति जन्य व्यंग। परिस्थिति जन्य व्यंग क्या होता है, देखो, इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स। मतलब कि क्या अपेक्षित हुआ था, व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली अकर्स, और वास्तव में क्या होता है, वास्तव में क्या घटित होता है। ठीक है ना, मतलब एक्सपेक्टेड कुछ और था और एक्चुअली कुछ और होता है, उसको कहेंगे हम कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन शब्दों में नहीं है, वहां पर सिचुएशन में है कि इस सिचुएशन क्या अपेक्षित हुई थी और वास्तव में क्या घटित हुई।
परिस्थिति क्या चाही गई थी और क्या हुई है, तो आयरनी सिचुएशन में भी हो सकती है। लाइक दैट द थर्ड आयरनी इज ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, अगली क्या है, देखिए आप, अगली आयरनी है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नरेटिव, मतलब एक ड्रामा की कहानी के अंदर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न वहां पर किया जाता है जहां पर जो श्रोता होते हैं, ऑडियंस होती है, नो मोर अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशंस, मतलब ऑडियंस जानती है कि वास्तविक, वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियां क्या होंगी, देन कैरेक्टर इन द स्टोरी, मतलब कैरेक्टर जो होता है वो जितना नहीं जानता है, उससे ज्यादा ऑडियंस को पता होता है कि उस कैरेक्टर के साथ आने वाले भविष्य में क्या होगा। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी का मतलब वही है कि ड्रामा में अगर कोई ऐसा आयरनिकल वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा स्टेटमेंट, जैसे मैकबेथ में बहुत सारी बार ड्रामेटिक आयरनी का यूज हुआ है ना। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब वही है कि जो वहां पर दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है, उससे बिल्कुल विपरीत होने वाला है, आने वाले समय में बहुत ही अलग होने वाला है, ऐसा ऑडियंस पता कर लेती है। कैरेक्टर जो होता है उससे भी ज्यादा ऑडियंस वहां पर उल्टा उसका होना जो होगा उसके बारे में जानकारी उनको हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, तो फर्स्ट इज वर्बल आयरनी, सेकेंड इज सिचुएशनल आयरनी, द थर्ड इज ड्रामेटिक आयरनी। द नेक्स्ट we take the next figures of speech is satire। देखो, जैसा आयरनी व्यंग होता है, जिसको हम व्यंग कहते हैं, और व्यंग हो सकता है आपका वर्बल भी हो सकता है, सिचुएशनल भी हो सकता है और ड्रामेटिक भी हो सकता है, मतलब शब्दों में भी हो सकता है, परिस्थिति में भी हो सकता है, और नरेटिव में ड्रामेटिक आयरनी भी हो सकती है। इसी प्रकार सटायर जो होता है, सटायर एक प्रकार का क्या है, कटाक्ष है। कटाक्ष क्या होता है? देखो, किसी ऐसे पोयम में, ठीक है, ड्रामा में, नॉवेल में और स्टोरी के अंदर इस तरह का सटायरिकल एक ऐसी टेक्निक जिसको हम सटायर को एक प्रकार की लिटरेरी और आर्टिस्टिक टेक्निक कहते हैं, साहित्यिक एक ऐसी कलात्मक तकनीक है दैट यूजेस ह्यूमर, जहां पर हास्य उत्पन्न करना इसका उद्देश्य होता है, आयरनी भी उसमें छिपी होती है, व्यंग भी छिपा होता है, एग्जैगरेशन का अर्थ अतिशयोक्ति भी वहां पर करना उद्देश्य होता है, रिडिक्यूल और हंसाना भी यहां पर उद्देश्य होता है, टू क्रिटिसाइज। अब देखो, ये सारे यूजेस होते हैं, ह्यूमर, आयरनी, एग्जैगरेशन, रिडिक्यूल करना, क्यों, क्या करने के लिए? टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज, या तो आलोचना करना या एक्सपोज करना। किसको? द फ्लॉस। फ्लॉस का मतलब होता है त्रुटियां, गलतियां, वाइसेस बुराइयां, समाज की बुराइयां हो सकती है, शॉर्ट कमिंग्स कमियां, कैरेक्टर की कमी हो सकती है, समाज की कमी हो सकती है, संस्था की कमी हो सकती है। अब देखो, यहां पर वही बात है, क्रिटिसाइज क्या करने के लिए सटायर होता है? तो एक तो फ्लॉस, वाइसेस और शॉर्ट कमिंग्स किसकी? किसी इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स का मतलब किसी व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति विशेष की कमियां, व्यक्ति विशेष की बुराइयां, व्यक्ति विशेष की कमियों को, है ना, एक्सपोज करने के लिए सटायर होता है। या फिर वही फ्लॉस, वाइसेस, शॉर्ट कमिंग्स किसी सोसाइटी की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशंस की भी हो सकती है, किसी संस्था संप्रदाय की भी हो सकती है, या फिर किसी आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज का मतलब विचारधारा, कोई ऐसी विचारधारा भी हो सकती है जिसकी फ्लॉस, वाइसेस एंड शॉर्ट कमिंग्स को एक्सपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए सटायर का यूज होता है ना।
और वहां पर ह्यूमर भी होता है, व्यंग भी होता है, एग्जैगरेशन भी होता है, रिडिक्यूल करना भी होता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य लिखा है, देखो आगे, इट्स पर्पस, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ सटायर। तो पर्पस ऑफ सटायर इज ऑफन टू प्रोवोक थॉट, विचार उत्पन्न करना। जब भी सटायर होता है तो उस सटायर को देखने वाला, समझने वाला, उसका थॉट प्रोवोक होता है, इंस्पायर और प्रेरित होता है, चेंज। इंस्पायर, चेंज का मतलब बदलाव, बदलाव आता है, सटायर से बदलाव आता है ना। थॉट प्रोवोक होता है बाय हाईलाइटिंग एब्सर्डिटीज और हिपोक्रेसीज। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मतलब सटायर का उद्देश्य है हाईलाइट करना। हाईलाइट किसको करना? एब्सर्डिटीज, मूर्खताएं, जो व्यक्ति की मूर्खताएं भी हो सकती है, समाज की मूर्खताएं भी हो सकती है, किसी संस्था की एब्सर्डिटीज भी हो सकती है, किसी आइडियोलॉजी की एब्सर्डिटीज भी हो सकती है, या फिर जो उसका पाखंड है, दिखावा है, हिपोक्रेसीज, दिखावे और पाखंड या मूर्खताएं, उनको हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करते हुए वहां पर थॉट प्रोवोक करना और चेंज को इंस्पायर करना, इसका उद्देश्य होता है। उद्देश्य सीधा सा है कि समाज के अंदर थॉट प्रोवोक करना, है ना, उनमें चेंज लाने की कोशिश करना और हाईलाइट ये करते हुए, क्या करते हुए, उस समाज की मूर्खताएं, उस समाज के पाखंड आदि को हाईलाइट करते हुए लोगों के विचारों को प्रोवोक करना और उनमें बदलाव लाने की कोशिश करना सटायर का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो सटायर इस उद्देश्य से किया जाता है। एक बार फिर देख ले आप इसी को कि सटायर जो होता है, कटाक्ष जो होता है किसी साहित्य में, उसके कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर पहले यहां पर अपन ने देखा है, वहां पर ह्यूमर होता है, आयरनी होती है, एग्जैगरेशन होता है, रिडिक्यूल होता है और सोशल कमेंट्री होती है। सटायर के अंदर मुख्य जो फीचर्स होते हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है, एक सटायर में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? तो एक तो ह्यूमर का मतलब वही है हास्य। अब यहां पर हास्य, ह्यूमर कैसे होता है? तो यूजेस विट एंड कॉमेडी टू कन्वे क्रिटिसिज्म इन ए पैलेटेबल वे। मतलब ह्यूमर किस तरह से होता है? तो वहां पर विट एंड कॉमेडी, विट एंड कॉमेडी का मतलब वही है, बुद्धिमानी पूर्ण कुछ कथन कहे जाएंगे, कॉमेडी की जाएगी, टू कन्वे, कहने के लिए, क्रिटिसिज्म, आलोचना करने के लिए। आलोचना को यदि हम एक सुहावने तरीके से, अच्छे तरीके से, पैलेटेबल वे का मतलब स्वादिष्ट तरीके से यदि हम किसी की आलोचना करना चाहते हैं तो विट कॉमेडी का यूज करो, ह्यूमर करो, सटायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका एक और आयरनी, इसका एक दूसरा जो फीचर है वो है आयरनी। आयरनी का मतलब इसमें व्यंग भी होता है। व्यंग कैसे? एक्सप्रेसिंग समथिंग कॉन्ट्रेरी टू लिटरल मीनिंग। व्यंग कैसे होता है कि जो कहा जा रहा है उसका कॉन्ट्रेरी मतलब शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल विपरीत वहां पर एक्सप्रेशन मिलेंगे फॉर एम्फेसाइज और इफेक्ट। मतलब एक प्रभाव, जोर देने के लिए, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, इफेक्ट पैदा करने के लिए वहां पर आयरनी का भी यूज होता है। ह्यूमर भी होता है सटायर में, आयरनी भी होती है। आयरनी कैसे होती है? तो लिटरल मीनिंग का कॉन्ट्रेरी वहां पर एक्सप्रेशन दिखता है। तीसरा एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण कथन कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना। एम्प्लीफाइंग का मतलब भी यही है, बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अ कैरेक्टरिस्टिक और इशू टू हाईलाइट इट्स एब्सर्डिटीज। मतलब किसी मूर्खता को, एब्सर्डिटी को हाईलाइट करने के लिए किसी कैरेक्टरिस्टिक या इशू को एम्प्लीफाई करके करना, कहना, उसको बढ़ा चढ़ा के, किसी विशेषता को, किसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कहने की कोशिश किसी की मूर्खता को हाईलाइट करने के लिए एग्जैगरेट की जाती है, एग्जैगरेशन की सहायता से की जाती है। ठीक है, तो तीसरा तो हो गया आपका सटायर का फीचर, ह्यूमर, आयरनी, एग्जैगरेशन के बाद फोर्थ वन इज रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब वही है मॉकिंग, हंसी उड़ाना, है ना, हंसी उड़ाना
और स्कॉर्नफुली का मतलब तिरस्कृत रूप से स्कॉर्नफुली मॉक करना और स्कॉर्नफुली एक्सपोजिंग अ सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना करने के लिए हंसी उड़ाते हुए, तिरस्कार करते हुए वहां पर कुछ चीजों का, कुछ कथनों का यूज किया जाता है। तो रिडिक्यूल करना भी सटायर का एक उद्देश्य हुआ। एंड फिफ्थ वन इज सोशल कमेंट्री। सोशल कमेंट्री क्या होता है? देखो, सामाजिक टिप्पणी सटायर में सोशल कमेंट्री होती है। सोशल कमेंट्री क्या होती है देखो, और ये क्यों की जाती है? इट एम्ड एट एड्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज और बिहेवियर्स, मतलब समाज के कुछ ऐसे मुद्दे, समाज का जो व्यवहार है ना, उसको एड्रेस करना इसका उद्देश्य होता है। समाज की कुछ ऐसी चीजें हैं, इश्यूज है, उसका बिहेवियर है ना, उसको सुधारने के लिए यहाँ पर सोशल कमेंट्री टाइप में बात होती है सटायर के अंदर। तो सटायर के अंदर ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। कोई भी सटायर होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो ह्यूमर, आयरनी, एग्जैगरेशन, रिडिक्यूल करना और सोशल कमेंट्री इसमें की फीचर्स के तौर पर वहां पर सम्मिलित होती है। ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर में यदि कुछ सटायर्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लिटरेरी वर्क्स हैं वेरियस जॉनर्स में, ठीक है, उनमें सटायर हुआ है। जैसे कि एक पोएम का नाम लिखा द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर, जो कि फादर ऑफ पोइट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जॉफरी चौसर ने एक ऐसी पोएम लिखी है जिसने अपने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफरी चौसर ने एक पोएम लिखी है कैंटरबरी टेल्स। इसमें बहुत सारे उस जमाने के कैरेक्टर हैं, उनको सटायरिकल तरीके से उस जमाने के समाज की जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको बाहर दिखाने की कोशिश या उनको सुधारने की कोशिश करने के लिए, उस समाज को, उस कंटेम्प्ररी वर्ल्ड को सुधारने के लिए उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा है। इसमें भी सटायर है। इसी तरह से जॉन ड्रीडन की एक पोएम है एबेसलम एंड एचिटोफेल। एबेसलम एंड एचिटोफेल भी एक पोएम है जो कि एक सटायर तरीके से, सटायरिकल वे में लिखी हुई है। लाइक दैट एक नॉवेल लिखा है यहाँ पर द बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये भी एक सटायर है। इसमें भी समाज की व्याप्त बुराइयों को बाहर निकालने के लिए बैटल ऑफ द बुक्स में भी सटायर किया है जोनाथन स्विफ्ट ने। एंड द फोर्थ एग्जाम्पल द रैप ऑफ द लॉक, दैट इज द मॉक एपिक पोएम। एक मॉक एपिक है ये। मॉक एपिक एक प्रकार से अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है ना, उस जमाने के लोगों की जो समाज की व्याप्त बुराइयां हैं उनको बाहर करने के लिए रैप ऑफ द लॉक भी एक प्रकार का सटायर ही है, सटायर का यूज हुआ है उसमें। एंड फेमस थॉमस ग्रेस पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसमें भी है ना, इस एलेजी में भी थॉमस ग्रे ने सटायर करने की कोशिश की है। तो देयर आर सम बिग एग्जांपल्स ऑफ सटायर्स इन इंग्लिश लिटरेचर like Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, Absalom and Achitophel poem by John Dryden, and The Battle of the Books novel by Jonathan Swift, and the mock epic The Rap of the Lock by Alexander Pope, and Elegy Written in a Country Churchyard poem by Thomas Gray. ठीक है, तो these are some famous satire. इसी तरह से आगे हम एक अंतिम हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है जिसको हम राइम कहते हैं। ठीक है, राइम क्या होता है? तो राइम एक प्रकार से पोएट्री के अंदर जो तुकबंदी होती है, राइमिंग है ना, तुकबंदी जिसको कहते हैं। राइम क्या होता है देखो, तो राइम स्कीम जो शब्द आप पढ़ते हो उसी का फॉर्म है ये। राइम क्या होता है? तो राइम इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स, मतलब एक जैसे, सिमिलर और आइडेंटिकल का मतलब समान, एक जैसे साउंड्स का रिपीटेशन मिलेगा आपको।
एट द एंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मतलब अलग अलग पंक्तियों के अलग अलग शब्दों का अंत जिन ध्वनियों से होगा वो एक जैसी होनी चाहिए। इट इज कॉमनली यूज्ड इन पोइट्री। देखें राइम कहां पर होती है हमेशा, तो एक तो पोइट्री में होती है, सॉन्ग्स में होती है, गीतों में भी तुकबंदी होती है, काव्य में भी तुकबंदी होती है, एंड समटाइम्स प्रोज, कभी कभार प्रोज में भी तुकबंदी का प्रयोग हो सकता है टू क्रिएट रिदम। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों राइम होता है? टू क्रिएट रिदम, मतलब लय और ताल, लय ताल को क्रिएट करने के लिए, या फिर किसी आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए, किसी विचार को बल देने के लिए, या फिर एनहांस द एस्थेटिक क्वालिटी, सुंदरता की जो गुण है ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो भी काव्य, जो भी गीत, जो भी प्रोज लिखा हुआ है उसकी एस्थेटिक क्वालिटी को, उसका सौंदर्य गुण बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए आप वहां पर राइम करते हो या राइम स्कीम्ड करते हो उसको। तो राइम एक प्रकार से रिपीटिशन ऑफ द सेम सिमिलर साउंड्स होता है, और वो भी कहां पर? एट द एंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, तभी आप किसी पोएम की राइम स्कीम निकालते हो, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई, इस तरह से। ठीक है, ए कहने का मतलब पहली और दूसरी लाइन का अंतिम साउंड सेम है, तीसरी और चौथी का अंतिम एंडिंग साउंड सेम है ना, तीसरी 5th और 6th लाइन का एंडिंग साउंड सेम है। इस तरह से आप यहां पर राइम स्कीम निकालते हो। नेक्स्ट, देयर आर सम टाइप्स ऑफ राइम, फटाफट देखते हैं हम। पहली है परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम मीन्स व्हेन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल ऑफ 2 वर्ड्स साउंड आइडेंटिकल, मतलब कि जो अंतिम स्ट्रेस्ड सिलेबल है किन्हीं 2 शब्दों का, वहां पर यदि आइडेंटिकल साउंड आ रही है, समान वहां पर साउंड आ रही है, जैसे कैट एंड हैट, देखिए आप, कैट हैट, ये देखिए आप, तो यहां पर दोनों का फाइनल स्ट्रेस सिलेबल है वो आइडेंटिकल है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट राइम। परफेक्ट का मतलब यहां पर एक प्रकार से पूर्ण तुकबंदी हुई है, पॉजिटिव तुकबंदी हुई है। और कैसे हुई है? जैसा कि राइम में होती है, लास्ट में आइडेंटिकल साउंड आ रहे हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो यहां पर देखिए स्टार एंड आर सेम, ए अगर इनको अपन दे दें कि देयर फाइनल स्ट्रेस सिलेबल साउंड इज सेम, स्टार एंड आर, सो इट इज कॉल्ड परफेक्ट राइम। ठीक है, नेक्स्ट स्लांट और इम्परफेक्ट। ये इम्परफेक्ट परफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है, मतलब यहां पर जो राइमिंग हो रही है वो इम्परफेक्ट हो रही है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? देखो राइम है बट अपूर्ण राइम है, देन वर्ड्स ऑलमोस्ट राइम, लगभग वहां पर राइम हो रहे हैं लेकिन हैव स्लाइटली डिफरेंट साउंड्स, लेकिन वहां पर कुछ स्लांटनेस है। स्लांट का मतलब होता है वही है कि वहां पर कुछ टेढ़ापन है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट साउंड है ना। जैसे देखो आप शेप एंड कीप, ये देखो शेप कीप, यहां पर शेप कीप ऐसा लिखा है, लेकिन यहां पर अंतर है। कैसे अंतर है? देखिए आप, यहां पर ए आ रहा है शेप, ये ई आ रहा है, तो यहां पर ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट साउंड आ रहा है। द स्काई वॉज ग्रे एंड द स्टॉर्म ड्रू नियर, माई हार्ट बीट फास्ट फुल ऑफ फियर। यहां पर भी देखें नियर, फियर में भी थोड़ा सा साउंड का स्लांटनेस है। तो इस तरह से इट इज राइम बट some imperfect rhyme, so the second one is imperfect rhyme. The third is I rhyme. I देखें आप, I क्या है? I rhyme क्या होता है? When words look like they rhyme but do not when pronounced, मतलब शब्द दिखते तो हैं कि वहां पर राइम हो रहा है, लेकिन डोंट वहां पर राइम नहीं होता है जब हम उसका प्रोनाउंस करते हैं। दिखता तो है, जैसे यहां पर देखिए आप, ये
दिख तो रहा है, जैसे LOVE MOVE में सेम सेम दिख रहा है, लेकिन जब आप इनको प्रोनाउंस करोगे तो दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन अलग है। देखो आप यहां पर ल व है, यहां पर मु उ व है ना। तो यहां पर आपका जो ये यहां पर जो आपका वाउल साउंड है वो थोड़ा सा अलग निकल रहा है। आई का मतलब यही है कि आंखों से दिखता तो है राइम, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो राइम नहीं है। द डव फ्लू अबव द ग्रूव, अब देखो यहां पे यहां पर डव एंड ग्रूव, ये दोनों देखो शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लास्ट एंडिंग तो ओवी से हो रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे आप डव, इसको बोलेंगे ग्रूव। तो यहां पर भी अ हो रहा है लास्ट और यहां पर ऊ हो रहा है। दिख तो रहे, आंखों से तो दिख रहा है कि ये राइम हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर ये राइम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं आई राइम। आई का मतलब वही है, आंखों से केवल राइमिंग दिखती है लेकिन होती नहीं है। फोर्थ वन इंटरनल राइम। इंटरनल क्या होता है, देखो तुकबंदी हो रही है लेकिन इंटरनल हो रही है, आंतरिक हो रही है। आंतरिक कहां हो रही है, देखो When a rhyme occurs within a single line of verse, मतलब किसी पोयम की एक लाइन में जब कभी राइम होता है ना, कैसे, ये एक प्रकार से आप जो असोनेंस करते हो ना, असोनेंस में क्या होता है, असोनेंस भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जहां पर रिपीटिशन ऑफ सेम वाउल साउंड अगर कहीं हो रहा है तो उसको हम असोनेंस कहते हैं। अब यहां पर भी देखें आप, राइमिंग उन्हीं वाउल साउंड्स की यहां पर होती है एक सिंगल लाइन ऑफ वर्स में, जैसे ब्रिंग, स्प्रिंग, विंग। देखें आप ई और ई यहां पर रिपीट हो रहे हैं 3 बार, तो इसको हम यहां पर इंटरनल, मतलब यहां पर राइम हो रही है लेकिन पीछे नहीं हो रही है, यहां पर राइम इंटरनल हो रही है, अंदर हो रही है, सिंगल लाइन के अंदर राइमिंग हो रही है, इसको हम इंटरनल कहेंगे। ये असोनेंस जैसे एग्जांपल्स जैसा ही लग रहा है इंटरनल राइम, असोनेंस में इंटरनल राइमिंग ही होती है। द मून शॉन ब्राइट थ्रू द नाइट, ठीक है। अब यहां पर देखो ब्राइट एंड नाइट है ना, इन दोनों में आई आ रहा है, diphthong आई इज रिपीटेड हियर ट्वाइस इन अ लाइन, सो यहां पर आई है, ध्यान देना है ना, ब्राइट नाइट, तो यहां पर इंटरनली राइमिंग हो रही है लाइन में, तो ये भी एक राइम का टाइप हो गया। एंड द लास्ट एंड राइम। एंड राइम क्या होता है, देखो आप, व्हेन राइम्स अकर एट द एंड ऑफ लाइंस, एट द एंड ऑफ लाइंस, जब एंड ऑफ लाइंस राइमिंग होता है तो उसको एंड राइम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें, जैसा कि हम राइम स्कीम में निकालते हैं, आई वॉक टू द स्टो एंड शो, स्टो एंड शोर, ए इसको हम राइमिंग दे सकते हैं, यहां पर एंड में राइमिंग हो रही, परफेक्ट राइम जैसा ही लग रहा है ये भी। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, सुगर इज स्वीट एंड सो आर यू, ब्लू एंड यू, ब्लू एंड यू है ना, ब्लू एंड यू, तो लास्ट एंडिंग सेम हो रहा है यहां पर, ये भी अलग लाइन्स हैं तो इसमें भी ए आ जाएगा। तो इस टाइप से इस तरह की राइमिंग को जब इस तरह से आप ए बी सी डी लिखते हो तो इट इज कॉल्ड राइम स्कीम। राइम के बाद ही राइम स्कीम निकलती है, राइम समझ गए तो राइम स्कीम अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस आर सम टाइप्स ऑफ राइम। फर्स्ट इज परफेक्ट राइम, ठीक है, सेकेंड वन इज स्लांट और इम्परफेक्ट राइम, द थर्ड वन इज आई राइम, फोर्थ वन इज इंटरनल राइम एंड द लास्ट वन इज एंड राइम। तो आपका ये 5वां फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर खत्म होता है। ये राइम एक्चुअली रीड के सिलेबस में आपको मिलेगा, जहाँ पर लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश आप रखोगे तो वहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स वाले यूनिट के अंदर आपको पोएट्री अप्रिसिएशन करते वक्त राइम स्कीम पूछा जाता है और राइम भी वहाँ पर, राइम से जुड़ी हुई जो डेफिनेशंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं उनको भी वहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आज का टॉपिक हमने यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच का पूरा किया है और टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण इंग्लिश संबंधी जानकारियाँ, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर संबंधी कुछ टॉपिक को लेकर हम आते रहेंगे। आने वाले समय में सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, उसकी एक 15 राइटर्स की एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ को हम आने वाले समय में वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। आपको सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में उसी से क्वेश्चन मिलेंगे और उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यूज़ हमें मिलेगा। और आप जो आपका वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, हर लाइन आपके लिए कीमती है, क्योंकि हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। और ज़रूर आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमारी क्लास को आज हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस क्लास को, इस सेशन को सुना। जय हिंद, जय भारत।